बात मंडे की है। बिहार में वैशाली डिस्ट्रिक्ट की एक डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में रोज़ाना की तरह बहुत सारे मामलों की सुनवाई चल रही थी। लोग आ रहे थे, उनमें आरोपी भी थे, सजायाफ्ता भी थे, कैदी भी थे, वकील भी थे, जो आरोपी उनके परिवार वाले भी थे। रोज़मर्रा का काम चल रहा था। गर्मी का दिन है, लोग परेशान, कोर्ट में आना जाना लगा हुआ था। सब कुछ ठीक हुआ। कोर्ट अपने वक्त के हिसाब से शुरू, फिर अपने वक्त के हिसाब से बंद। कार्रवाई खत्म। जो भी कानूनी कार्रवाई होनी थी सब हो गया। लेकिन इत्तेफाक से मंडे को इसी कोर्ट के अंदर किसी एक शख्स ने एक तस्वीर खींची, फिर एक वीडियो बनाया और इसके बाद उसने इसको सोशल मीडिया पर डाल दिया। जिस शख्स ने भी ये तस्वीर खींची या वीडियो बनाया, अगर वो ऐसा न करता तो शायद आज मैं बैठकर आपको ये कहानी भी ना सुना रहा होता। अब जिसने भी तस्वीर ली या वीडियो बनाया, उसे वो तस्वीर और मंजर इतना अजीब लगा कि उससे रहा नहीं गया। इससे पहले उसने जब वीडियो को शूट किया तो उसने शायद पूछा किसी से मामला क्या है। जब मामला पता चला तब वो और हैरान हुआ और उसके बाद वो वीडियो, वो तस्वीर सामने आ गई। अब मैं आपको वही वीडियो दिखा रहा हूँ। ये वीडियो बिहार के वैशाली डिस्ट्रिक्ट के कोर्ट की और मंडे की है, मंडे दोपहर की। आगे एक सिक्योरिटी गार्ड या पुलिस वाला है शायद, पीछे दो लोग हैं जो एक बुजुर्ग को पकड़कर सहारा देकर उसे अपने साथ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। बुजुर्ग की हालत ऐसी है कि न उससे ठीक से खड़ा हुआ जा रहा है, कमर झुकी हुई है, उम्र का असर है, बुढ़ापा है और शायद ठीक से नजरें भी नहीं उठा पा रहा है। सहारा देने के बावजूद वो कमर के बल झुकता हुआ चला जा रहा है। पता चला कि उम्र करीब 84 साल है इसकी, 84 ईयर्स। 84 ईयर्स में आमतौर पर इस उम्र में वो दादा परदादा बन गया होगा। उसके बेटे पोते, बेटे की उम्र 50-60 से तो ऊपर होगी। अब एक तो पहले हैरानी की चीज़ ये कि 84 साल की उम्र में एक शख्स कोर्ट में क्या कर रहा है, और दूसरा उसके आगे आगे पुलिस वाला या सुरक्षा क्यों, और तीसरा उसको इस तरीके से इस मजबूरी की हालत में कोई पकड़कर सहारा देकर क्यों चला रहा है, कहाँ ले जा रहा है। तो पता चला कि इस बुजुर्ग की कोर्ट में पेशी थी और आज फैसला सुनाया जाना था। अदालत बैठी, बुजुर्ग कोर्ट के अंदर पेश किया गया, मुलजिम के कटघरे में इसे खड़ा किया गया। इसके बाद वकीलों की दलीलें शुरू हुई। फिर जज साहब ने अपना फैसला सुनाया और उन्होंने कहा कि ये बुजुर्ग जिसकी उम्र 84 साल है, 34 साल पुराने एक मामले में गुनहगार घोषित किया जाता है। ये एक दोषी है, यह मुलजिम नहीं, एक मुजरिम है और ये अदालत इसे मुजरिम करार देते हुए इसके हिस्से की इसे सज़ा देती है। लेकिन सज़ा का ऐलान हम कल करेंगे, यानी ट्यूसडे को, यानी आज। अब जैसे ही दोषी करार दिया गया तो जाहिर सी बात है कि अब बुजुर्ग को कस्टडी में तो लेना पड़ेगा, हिरासत में। तो वही काम किया, पुलिस ने हिरासत में लिया। अब पुलिस वाले भी परेशान, सोच रहे हैं मैं क्या करूं। ये बुजुर्ग खुद से चल नहीं पा रहा है, दो लोगों को सहारा देना पड़ रहा है, कमर से उठ नहीं पा रहा है। अब इस आलम में इसको यहाँ से ले जाऊं जेल, उधर जेल में जब जाएगा तो जेल वाले भी कहेंगे ये क्या हो गया भाई, यहाँ इस कैदी की देखभाल के लिए अलग से सारे इंतज़ाम करने पड़ेंगे। खैर, जो भी सोचते रहे, अदालत ने फैसला सुना दिया। उसके बाद 84 साल की उम्र में इस उम्र दराज बुजुर्ग को पुलिस ने कस्टडी में लिया और जेल पहुंचा दिया। और अब इंतज़ार होने लगा मंगलवार, यानी आज का, कि दोषी तो ठहरा दिया, अब अदालत सज़ा क्या देगी। बहुत सारे लोगों ने आपस में बातें की, सोचा, देखा, तस्वीरें देखी, वीडियो देखी, वकीलों ने बात की। उन्हें लगा अब इतनी उम्र हो गई, 34 साल पुराना मामला है, क्या पता कोर्ट कम सज़ा दे, इतनी सज़ा दे जितनी इसने जेल में काट ली है। अब इसे आज़ाद कर दिया जाए, क्योंकि इसके लिए तो अब सज़ा ये है कि जेल में इसको भेजा जाए तो जेल वालों के लिए सज़ा है कि कैसे इसको हर सुबह आपको उठाना पड़ेगा, दो लोगों को, जेल के स्टाफ को,
इसको नहलाने के लिए लोगों की मदद चाहिए, खाना खिलाने के लिए, पानी पिलाने के लिए, क्योंकि ये बिल्कुल माजूर है, लाचार है, उम्र का असर है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मंगलवार को कोर्ट बैठी और कोर्ट ने फिर ये कहा कि चूंकि हमने इसे दोषी करार दिया है, लिहाजा अब इसे क्या सज़ा देंगे, उस सज़ा को सुनाने का वक्त आ गया। तो इसके बाद इस शख्स को अदालत ने जो सज़ा सुनाई और जिस जुर्म के लिए सज़ा सुनाई, जिस सेक्शन के तहत सज़ा सुनाई, वो पूरी सज़ा यूँ है। अदालत ने कहा कि BNS यानी भारतीय न्यायिक संहिता, जो अब पुराना भारतीय दंड संहिता से बदल चुका है, कि उसके सेक्शन यानी धारा 147 राइटिंग, दंगा फैलाने के इल्ज़ाम, सेक्शन 148 खतरनाक हथियारों के साथ लड़ाई झगड़ा और सेक्शन 307 जान से मारने की कोशिश, इन सभी धाराओं को लागू करते हुए ये अदालत मानती है कि ये बुजुर्ग गुनहगार है, इसलिए इसे 10 साल की सज़ा दी जाती है। 84 साल की उम्र में अब अदालत ने इसे 10 साल की सज़ा दे दी। अगर ये सज़ा बरकरार रही और 10 साल तक रही तो 94 ईयर ओल्ड, यानी कि अगर किस्मत अच्छी रही तो 94 साल की उम्र में ये बुजुर्ग जेल से बाहर होगा। अब पता नहीं उम्र साथ दे, बाकी चीज़ें साथ दे, तब की बात है। अब सवाल ये है कि ये 84 साल की उम्र में 34 साल पुराने मामले में इतनी देर से ये सज़ा क्यों, और इस शख्स ने क्या जुर्म किया जिसकी वजह से ये सज़ा दी गई। तो अब पेश है पूरी कहानी, और इस कहानी के ज़रिए हम आपको हमारी देश की जो न्यायिक व्यवस्था है, जो उसमें देरी है, कैसे एक एक केस के लिए कितना कितना वक्त लगता है, इसका आईना भी दिखाता चलूँगा। तो पहले 84 साल के इस बुज़ुर्ग की पूरी कहानी। ये कहानी है बिहार के वैशाली ज़िले के राघवपुरा गांव की, और ये कहानी है 1992 की, 1992, यानी आज से 34 साल पहले की। तब राघवपुरा गांव में पूरा गांव बसा हुआ था। दीप राय नाम का एक शख्स अपने परिवार के साथ रहा करता था, और ठीक दीप राय के घर के बराबर में एक और शख्स था, उसका नाम था अदालत राय। नाम याद रखिएगा, अदालत राय। तो दोनों के घर के बीच में एक बाउंड्री थी, और उस बाउंड्री को लेकर अक्सर झगड़ा होता था। गांव में ज़मीन जायदाद या इस तरह की चीज़ें पर विवाद आम बात है, और लोग बोलते नहीं है। तो दीप राय और अदालत राय के बीच में एक दीवार को लेकर दोनों के घर के बीच की बाउंड्री जो थी, उसको झगड़ा होता रहता था। कई बार कहा सुनी हुई, फिर बीच बचाव हुआ। 10 नवंबर 1992, 10 नवंबर 1992 शाम का वक्त था। अदालत राय पुलिस स्टेशन पहुंचता है, और पुलिस स्टेशन गया जब वो घायल था। पुलिस स्टेशन जाकर वो कहता है कि मुझे एक रिपोर्ट लिखानी है। पुलिस वाले पूछते हैं क्या हुआ। उसने कहा कि उसका पड़ोसी दीप राय अपने फैमिली के 5 लोगों के साथ सुबह उसके घर पर आया। उसने घर पर तोड़फोड़ की, मारपीट की, और फिर गोलियां चलाई, बाकायदा बंदूक से, जान से मारने की कोशिश की थी। पुलिस ने रिपोर्ट लिखाई, अदालत राय का मेडिकल कराया, और इसके बाद केस दर्ज कर लिया। बाद में दीप राय और उसके साथ 4 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया। गिरफ्तारी के बाद अब पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। 4 महीने बाद, ये नवंबर का मामला है, नवंबर 1992, मार्च 1993 में राघवपुरा की पुलिस ने अदालत में चार्जशीट दाखिल कर दी, और उस चार्जशीट में दीप राय और बाकी 4 अन्य लोगों पर हत्या की कोशिश, बलवा करना, झगड़ा करना, मारपीट, इसके सारे सेक्शन लगा दिए। अब मार्च 1993 में चार्जशीट दाखिल हुई, नवंबर 1992 में झगड़ा हुआ था। अब मामला कोर्ट के हाथ में था, लेकिन कोर्ट ने क्या किया, चार्जशीट दाखिल होने के बाद 1993 में चार्जशीट दाखिल हुई थी 13 मार्च 1993, मतलब पुलिस ने लगभग अपना काम ठीक किया था, 4 महीने के अंदर चार्जशीट दाखिल कर दी थी। लेकिन फिर कोर्ट भूल गई इस चार्जशीट पर संज्ञान लेने के लिए। कानून ये कहता है कि चार्जशीट दाखिल होने के बाद अदालत उस चार्जशीट को देखती है, फिर ये देखती है कि पुलिस ने सही धाराएं लगाई हैं, क्या विटनेस, शुरुआती सबूत, ये सब उसको सपोर्ट करते हैं, और अगर लगता है तो पुलिस चार्जशीट में चार्जेस फ्रेम कर देती है। यानी अगर 5 सेक्शन लगाए गए हैं अलग अलग,
और अदालत को लगता है सब सही है तो 5 सेक्शन आरोपी पर लगा दिए जाते हैं। और अगर अदालत को लगता है कि नहीं इसने पुलिस में कुछ ज़्यादा ही ज्यादती कर दी, 5 में से 3 ही सेक्शन लग सकता है और कुछ सेक्शन ज़्यादा लगा दिया, भारी हल्का कर दो, तो उस सेक्शन में अदालत हेर फेर करके फिर चार्जेस फ्रेम कर देती है। तो 13 मार्च 1993 को चार्ज फ्रेम हो गया, लेकिन इसके बाद 6 साल बीत जाते हैं, 1999 आ जाता है। 1999 17 जून को अब ये सेशन कोर्ट 93 में 93 में दाखिल की गई चार्जशीट के 6 साल बाद पहली बार कहती है अच्छा ठीक है, पुलिस की चार्जशीट ठीक है, चलो अब सारे चार्जेस यही हैं, इन्हीं चार्जेस पर अब मुकदमा चलेगा। मतलब 93 की चार्जशीट पर मुहर लगाने के लिए अदालत को 6 साल लगे। 6 साल के बाद चार्जेस फ्रेम हो गए। अब अदालत में कायदे से मुकदमे की बारी होनी चाहिए थी शुरू, और फिर फैसला आ जाना चाहिए था। अब यहाँ से वक्त बीतना शुरू हुआ। इधर इन लोगों को गिरफ्तार किया गया, 6 साल में तो चार्जेस ही फ्रेम नहीं हुए, तो जमानत पर छोड़ दिया गया। अब सारे आरोपी जमानत पर बाहर हैं, उसमें दीप राय भी है। और जब ये इंसिडेंट हुआ तो करीब 49-50 साल की उम्र रही होगी, तब जवान भी नहीं था दीप राय। धीरे धीरे वक्त बीता, कुछ शुरुआती तारीखें पड़ी, ये लोग गए। उधर अदालत राय, जिसका नाम ही अदालत राय है, जो पीड़ित है, और उसकी बीवी रमा सखी देवी, ये दोनों चूंकि विटनेस थे और पीड़ित भी और कंप्लेनेंट भी। अब ये भी दोनों पति पत्नी अदालत जाते, इधर परिवार दोनों घर में ही। गांव वालों ने कुछ बोला तो फिर थोड़ी सी शांति हुई, लेकिन अब अदालत के चक्कर काट रहे हैं। धीरे धीरे तारीख पे तारीख लगती गई। अब पता नहीं क्या नाम अदालत राय घर वालों ने रखा था बेचारे को, कि सचमुच इसे दिन रात अदालत ही दिखने लगा। तो अदालत राय भी चक्कर काट काट के अदालत के परेशान हो गया, फिर इसने जाना छोड़ दिया। उधर आरोपियों को भी लगा कि अदालत जाते हैं तारीख आगे बढ़ जाती है, कई बार खर्चा होता है, उन्होंने भी जाना छोड़ दिया। अदालत को भी लगा अब नए केसेस इतने आ गए हैं, कहाँ 92 के केस पे अपना दिमाग परेशान करो। वो भी धीरे धीरे भूलते गए। वक्त बीतता गया, सालों का पहिया आगे सालों में घूमता रहा। इस दौरान में 10 गवाह पेश हुए थे, 10 गवाहों की गवाही हुई। और ये भी फैक्ट था कि हाँ, अदालत राय और उनके घर पर उस दिन तोड़फोड़ हुई, वो जख्मी भी थे, मारपीट हुई, गोलियां चली, कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन जिस अदालत को फैसला देना था, सज़ा सुनानी थी या बरी करना था, वो अपनी उसी रफ्तार से चल रहा है। फिर एक वक्त आया ऐसा कि दीप राय के साथ जो 4 और लोगों को गिरफ्तार किया गया उम्र की वजह से, क्योंकि ये चारों जो पकड़े गए थे लगभग इन सभी की उम्र 50 की थी उस वक्त। तो 8-10 साल बीतते बीतते पहला आरोपी, उसकी मौत, फिर कुछ साल बीते, दूसरा निकल लिया, फिर तीसरे की मौत, फिर चौथे की मौत। अब ले देकर 1992 के इस केस में एक ही शख्स बचा और वह है दीप राय। बाकी चारों अदालत कोई सज़ा सुनाती उससे पहले ही वो परलोक से धार चुके थे। अब ले दे के एक आरोपी, फिर ये भी लगाओ आप कहाँ है, एक के लिए क्या किया जाए। वक्त बीतता गया, 34 साल बीत गए। 34 साल के बाद अब 2026 में अदालत को याद आया कि अरे एक पुराना केस है, चलो फैसला सुनाते। इसके बाद याद आया कि इसमें एक दीप राय है, कहाँ पता करो। पता क्या नहीं साहब, 4 निकल लिए, लेकिन वो है अभी, हाँ उम्र ज़्यादा हो गई है। अब चूंकि किसी ने दीप राय को देखा भी नहीं, तो फरमान जारी, दीप राय को कोर्ट में पेश किया जाए, अदालत फैसला सुनाना चाहती है। अब खुद अदालत को, जज साहब को भी पता नहीं होगा कि जिसे बुला रहे हैं उसकी हालत क्या होगी। अब जब मंडे को यानी सोमवार को दीप राय अदालत 2 लोगों का सहारा लेकर पहुंचा, तो शायद अब दीप राय को ये भी याद नहीं था कि वो यहाँ है, ये अदालत है, वो कौन है, उसकी वैसे भी याददाश्त बहुत कम हो गई, तो उसके लिए भी सब कुछ नया। कोर्ट के लोग हैरान, कह रहे यार इस बेचारे को कहाँ लेके इस तरह से चले आ रहे हो। कहते हैं कि जब कोर्ट में पेश किया गया तो अदालत के स्टाफ भी हैरान, ये क्या है। फिर पता चला मुलजिम के कटघरे में है, और हैरान। फिर पता चला अटेम्प्ट टू मर्डर का केस है, और हैरान। और उसके बाद जो हैरानी हुई वो फैसले पर हुई कि ही इज गिल्टी, दोषी। और फिर जब
दोषी करार दिया गया और अब पुलिस वालों को जेल पुलिस के हवाले करना है, तो जेल पुलिस वाले हैरान कि ये क्या है, मतलब इसको सज़ा देने के लिए ले जा रहे हैं, हम लोगों के लिए ये सज़ा है। खैर ये सब हुआ, उसके बाद 8-10 साल की सज़ा सुना दी गई। अब 84 साल की उम्र में दीप राय क्या करेगा? अगर 34 साल पहले 1992 में ये इंसिडेंट हुआ, उसके बाद अगले 10 साल में भी ये सज़ा सुना दी जाती, तो आराम से दीप राय अपनी सज़ा काट के आज बाहर होता। लेकिन अब इस उम्र में उसको जेल जाना पड़ा। अब जेल में कैसे दिन कटेंगे, क्या होगा, पता नहीं। इसीलिए एक चीज़ याद आई कि अगर अदालत, कोर्ट, इंसाफ, जस्टिस, इनकी भी एक्सपायरी डेट होती तो क्या होता। बहुत सारे ऐसे देश में है कि अगर आप 20-25 साल में कोई केस नहीं सुलझा पाते या उस मुलजिम को या मुजरिम को नहीं पकड़ पाते और 20-25 साल के बाद वो पकड़ा जाता है तो फिर उसे सज़ा नहीं मिलती है। तो हमारे देश में भी अगर ऐसे केसेस में तो एक्सपायरी डेट होनी चाहिए, लेकिन फिर ये भी है कि एक्सपायरी डेट का भी लोग फ़ायदा उठा लेंगे। लेकिन यहाँ इस केस को क्या कहेंगे? अब ज़रा आप तस्वीर देखिए हमारे इंसाफ, उसके पहिए, उसकी रफ्तार की। 140 करोड़ से ज़्यादा हैं हम हिंदुस्तानी, और हमारे देश में हर 10 लाख हिंदुस्तानी पर इस वक्त 22 जज हैं, 22। खुद सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 10 लाख लोगों पर कम से कम मिनिमम 50 जज होने चाहिए, यानी कि हम 28 जज अभी कम हैं। अब 22 जज 10 लाख लोगों पर मुकदमे का फैसला सुनाते हैं। क्या होगा, क्या होगा? इस वक्त 5.5 करोड़ केस हमारे देश में पेंडिंग है, 5.5 करोड़ केस। इन 5.5 करोड़ केस में से मैक्सिमम जो केस है वो लोअर कोर्ट में है। जैसे दीप राय का केस था, लोअर ही कोर्ट में था। 5.5 करोड़ में से करीब करीब 4 करोड़ के आसपास या 3.25 से 4 करोड़ के आसपास जो केसेस पेंडिंग हैं वो लोअर कोर्ट में है। हमारे देश में 3 तरह के कोर्ट हैं, आपको पता है, लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। तो 5.5 करोड़ पूरे देश में केस पेंडिंग है, करीब 3.25 करोड़ सिर्फ लोअर कोर्ट में पेंडिंग है, और लोअर कोर्ट में भी जो पेंडिंग है उनमें से 1,80,000 इस वक्त ऐसे केस हैं, इन सारे केसेस में 5.5 करोड़ में, जो 30 साल से ज़्यादा पुराने हैं, यानी दीप राय जैसे केसेस हैं। 1,80,000 केस 30 सालों से उसका फैसला ही नहीं आया, इसको ऐसे समझिए। तो फिर अब इसके अलावा आप ये देखिए, हमारे जो देश अभी लेटेस्ट है 2026-27 का बजट जुडिशरी का, ये जो अदालतें होती हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट, अलग अलग जगहों पर, अलग अलग स्टेट में, जाहिर सी बात है इनका खर्चा है, जज साहब, कोर्ट के रख रखाव, बाकी स्टाफ की फीस, फिर कई बार इन्वेस्टिगेशन आना जाना। अभी करंटली इसी फाइनेंशियल ईयर में जो हमारे देश की जुडिशरी का बजट है वो है करीब 4,500 करोड़ रुपए। हालांकि आबादी और केस को देखते हुए बहुत नहीं है, 4,500 करोड़ केस, $540 मिलियन, ये हमारी जुडिशरी का बजट है इस साल का, अभी करंटली जो चल रहा है। तो जहाँ 5.5 करोड़ केस होंगे, अब बिहार का ही एवरेज ले लीजिए, जिस वैशाली से यह फैसला आया, 34 साल लगे दीप राय के इस फैसले को। बिहार का एक रिकॉर्ड है, ट्रैक रिकॉर्ड है, एवरेज एक निकाला गया है कि बिहार में किसी एक मुकदमे पर कम से कम 10.5 साल लगते हैं, एक मुकदमे पर फाइनल जजमेंट आने में। और ये मैं लोअर कोर्ट की बात कर रहा हूँ, उसके बाद तो हाई कोर्ट है, फिर सुप्रीम कोर्ट है, फिर उन सालों को जोड़ लीजिए तो अलग चीज़ें हैं, कितने साल लगेंगे। लेकिन सिर्फ लोअर कोर्ट का जो डेटा है वो ये है कि लोअर कोर्ट में एक केस के निपटारे में मिनिमम 10.5 साल लगते हैं, पर दीप राय के मामले में ये 3 गुना हो गया, 34 साल लग गए। तो इस तरीके से अगर इंसाफ की चाल रहेगी तो क्या होगा। और मुझे लगता है
जिसने भी ये वीडियो और तस्वीर दी, इस तस्वीर को सिर्फ और इस वीडियो को आप देखिए, थोड़ी देर के लिए भूल जाइए एक 84 साल का बुजुर्ग है या एक दीप राय नाम का शख्स है जिस पर अटेम्प्ट टू मर्डर और बाकी चीज़ों के चार्जेस हैं और 10 साल की सजा हुई। ये जिस तरीके से चल रहा है, बिल्कुल झुका हुआ, और जिस तरीके से इसे सहारा देकर ले जाया जा रहा है, ये तस्वीर भी बहुत कुछ कहती है। हमारे यहाँ इंसाफ की चाल लगभग दीप राय की इसी चाल और इसी रफ्तार जैसी है। अगर ना होती तो 5.5 करोड़ केस पेंडिंग ना होते। तो ये थी आज की कहानी। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9